मर्डर रात के 1:30 बजे हुआ है। उस टाइम पे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं उनके पास, कमिश्नर्स आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े इंस्पेक्टर और सब ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी बॉडी को उठाओ, लेकिन जो परिवार है वो परिवार अट गया कि हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे। आप भी करंटली इतने सारे नए केसेस अभी देख रहे होगे, लाइक जी। न्यूज़ में भी चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल वाला केस था या पुणे पोर्शे केस था। आपको ऐसा लगता है कि लॉ का मिसयूज हो रहा है बहुत ज़्यादा आज की डेट में? हस्बैंड का मर्डर हुआ बेसिकली, और जो मर्डर था वो वाइफ ने ही कराया, क्योंकि समटाइम्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लीड्स टू द पर्सन्स डेथ। आपको पता है कि वो गिल्टी है, जी ठीक है, और आपने उसको एक्विटल करार करवा दिया कोर्ट से, जी। तो आपकी नज़रों में वो इंसाफ है? जुडिशरी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जज को सब पता होता है कि कौन गिल्टी और कौन गिल्टी नहीं है। जज को रिलीफ नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे, बट वो हमारा काम है उसको डिफेंड करना। दूसरी पार्टी का काम है उसको, आई एम ए डिफेंस लॉयर, मेरा काम है डिफेंस करना। क्योंकि जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उस टाइम कलम को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है, ये माना जाता है कि इस कलम पे अब किसी का मतलब खून सम्मिलित है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई थ्रेट आया हो कि आज कोर्ट मत चले जाना, केस को अटेंड? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच परम भाई। नहीं सर, हम तो इस पॉडकास्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और मैं चाह रहा था कि आज की डेट में जो हनी ट्रैप, क्रिमिनल केसेस और फेक डाउरी सिस्टम जो चल रहा है, उससे थोड़ा सा पर्दाफाश करें। बट उससे पहले मैं चाहूँगा, आप लोगों के लिए भी चेहरा नया है, ठीक है, ये आपकी ऑडियंस है, तो मैं चाहूँगा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। ओके, सो मेरा नाम एडवोकेट सागर पंगाल है और मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले से आता हूँ, और फ़िलहाल मैं अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और ज़्यादातर क्रिमिनल का मेरा पोर्टफोलियो है। क्रिमिनल के केसेस में लेता हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे से की, और मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ लॉ एग्ज़ाम्स के ऊपर और लॉ से रिलेटेड बेसिकली। इससे पहले मैंने सीआईडी महाराष्ट्र में काम किया है, और इसके साथ-साथ मैं मॉडल भी रहा हूँ। मैंने दिख रहा है मेरे को। थैंक यू। हाँ, तो मतलब एक डाइवर्स पोर्टफोलियो मेरा रहा है, और डे बाय डे करने लग रहे हूँ डाइवर्स चीज़ों में कहीं न कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। तो तो सबसे क्रिस्प और सबसे एकदम बिल्कुल सटाक सवाल मुझे ये बताओ, कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं या सिर्फ गुमराह करने वाली बात है? बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ से लेके मतलब वो अगर अगर कानून जैसे बेसिकली कानून के जो रखवाले हैं, राइट? हम पुलिस वालों को बोलते हैं या किसी को भी। तो वो जब अपनी गहन जाँच या कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उतरते हैं तो वाक़ई में वो ये लोग दे ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब उस चीज़ के आउटपुट तक निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि वाक़ई में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। चलो मैं धीरे-धीरे सारे सवालों पे आऊँगा, और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही वंडर पॉडकास्ट होने वाला है आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो मैं आपके साथ में डिकोड करने की कोशिश करूँगा, जी, बिल्कुल। ठीक है? सबसे पहले सीआईडी महाराष्ट्र में भी आप काम कर चुके हो? हाँ जी, सीआईडी महाराष्ट्र में मैंने काम किया क्या था। एक्सपीरियंस होते थे? क्या करते थे? थोड़ा-सा बताओ प्लीज़। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था इनफैक्ट। डीजीपी साहब के साथ मैं था। हुँ, वहाँ पे हम जब मैं सिम्बायोसिस में था तब काम करते थे उनके साथ सीआईडी महाराष्ट्र में। तो बेसिकली वो हमको ये सिखाते थे कि बेसिकली क्राइम सीन्स पे लेके जाते थे हुँ, कि एक्चुअल में जो सीआईडी है वो क्राइम सीन्स को कैसे डिटेक्ट करती है, क्राइम को कैसे उस पे काम करती है, कैसे फोकस करती है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करती है। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ से उनसे सीखी बेसिकली सीआईडी में जब मैं था। कैसे केस पे गए थे आप? लाइक मर्डर केस पे गए थे? मर्डर केस पे भी गए थे। देयर क्या वाज़ कै दिस कैसे क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? और एक बार किस तरीके से वो रिसर्च करते हैं? किसी सोसाइटी में किसी फ्लैट में एक मर्डर हुआ था। सो देयर वाज़ दिस पर्सन हू वाज़ अराउंड 34-35 इयर्स ओल्ड, तो उसका मर्डर हुआ था, और वो अकेला ही रह रहा था। उसके फैमिली का बाद में मतलब फैमिली अलग ही रह रही थी उसकी, लेकिन ही वाज़ फ्रॉम अमरावती, लेकिन वो रह पुणे में रहा था बिकॉज़ ही वाज़ वर्किंग देयर। तो क्या हुआ कि जब उसका मर्डर हुआ तो हम पहुँचे टीम के साथ, तो प्रॉपर हमको पूरा ये बताया जाता था कि यू हैव टू वियर ग्लव्स, आपको पूरे ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, आपको फुल शर्ट पहननी है फुल बाजू की, आपको अपना सिर-विर किसी चीज़ से कैप से या कैसे भी ढकना है। क्योंकि ये मेक श्योर किया जाता है कि जो भी क्राइम सीन पे आते हैं, उनको अपना पूरा का पूरा कहते हैं ना पूरा खुद को उस तरह से करना पड़ता है दैट कि कोई एविडेंस हम ना छोड़ दें, किसी हुँ, भी तरह का। क्योंकि कोई भी अगर आपके शरीर से कोई भी बाल कहीं पे टूट के गिरा है फ्लोर पे या कुछ पे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड कि वो शायद आप भी उस क्राइम सीन के पार्ट हो सकते हो।
राइट? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब क्राइम सीन पे जब जाते थे, तो डीजीपी साहब, और डीजीपी साहब कई बार नहीं होते थे, लेकिन कोई जो आला अधिकारी होते थे, उनके साथ होते थे। तो एक जो आदमी का जिसका मर्डर हुआ था, हमने पूरा उस फ्लैट को सील किया, पूरी सोसाइटी में आस-पास पूछताछ की। तो हमारे साथ जो एक सर थे, उन्होंने देखा कि जब सोसाइटी के बाहर जो एक ग्राउंड सा होता है, ग्राउंड के पास जो फ्लावर पॉट्स से और ये रखे होते हैं, उसके पास एक मिट्टी थी। उस मिट्टी में एक किसी का शू, हुँ। जो उसने वहाँ पे जूता रख के वो भागा होगा, तो उसका जूते का निशान जो है, उस मिट्टी पे आ गया। उसने क्या किया, जो सर थे उन्होंने क्या किया कि एक पीओपी टाइप में मंगवाया, और उसके जो ग्राउंड था वहाँ से सैंपल वो उठाए। मिट्टी पे वो मिट्टी उठा का लिया। पूरा सैंपल उठाया, हुँ। लैब में भेजा। उस लैब से ये पता लग गया कि ये जो जूते का जो प्रिंट है, ये कौन-सी कंपनी का शू है, और वो कंपनी, वो जैसे बाटा कंपनी का निकला। अब उन्होंने ये पता लगाया कि पुणे में कितने बाटा के वो पर्टिकुलर उसका साइज़ और उस जो सोल है, उसका जो डिज़ाइन है, वो कौन से पर्टिकुलर शू में आता है। हुँ। वो उन्होंने पता लगाया पूरे बाटा के उसमें जाके। फिर उन्होंने ये पता लगाया कि ये 10 नंबर का जूता पिछले 6-8 महीने में, पिछले 1 साल में कितने लोगों ने खरीदा है। वो 10 नंबर का जूता, पर्टिकुलर सोल वाला, पर्टिकुलर उस वाला। उससे उन्होंने जो डिटेल्स निकलवाई, बाटा के शोरूम में जाके पूरा 1 साल का जो रिकॉर्ड हेडक्वार्टर से मंगवाया गया, उनमें उन्होंने ये पता लगा लिया लोगों से। अब सपोज़ उस टाइम पे 70 के आस-पास लोगों ने वो खरीदा हुआ था, उस पर्टिकुलर सोल का वो जूता। उन 70 लोगों से कोऑर्डिनेट करके ये पता लगा लिया कि उस दिन कौन-सी किसकी को लोकेशन कहाँ थी। और विदिन 5-6 मंथ्स जो कल्प्रिट था, जो हुँ। एक्यूज़ था, वो भी पकड़ा गया, जिसने हू कमिटेड दैट मर्डर। तो जब सीआईडी और ये सब कह रहे थे ना, आप कानून के हाथ लंबे होते हैं, नहीं होते, जब कानून अपनी उस पे उतरता है, तो उसके हाथ वाक़ई में बहुत लंबे होते हैं। इंटरेस्टिंग सर। अभी हम बाहर बैठ के एक बार डिस्कस भी कर रहे थे कि डिवोर्स केसेस को किस तरीके से मर्डर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं? हाँ जी, केसेज़ तो आजकल जो, मतलब मैं अगर अपने पर्सनल तजुर्बे से अगर आपको बताऊँ, तो कई सारे केसेज़ में आज के दिन कहीं न कहीं मैंने लव ट्रायंगल होते भी देखा है। हुँ। कहीं न कहीं मर्डर केसेज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते भी देखे हैं। हुँ। क्योंकि समटाइम्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लीड्स टू द पर्सन्स डेथ। ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। कोई केस है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो? ऑब्जेक्शन तो कुछ नहीं है, अभी हुँ। तो हमारा तो काम ही है। खैर हुँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने पूछा है तो। एक केस है, और उसमें जो है एक हस्बैंड का मर्डर हुआ बेसिकली, और जो मर्डर था वो वाइफ़ ने ही कराया। द थिंग इज़, वाइफ़ ने बेसिकली, जो हस्बैंड वाइफ़ थे उनके रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं थे, हुँ। और उनके आपस में बीच में बहुत लड़ाई हो रखी थी। कभी-कभी जो लेडी है उन्होंने महिला थाने में जाके शिकायत भी कर रखी थी कि ये मारता-पीटता, और वो उनके वाक़ई में रिलेशंस बिल्कुल ठीक थे नहीं। उस लेडी ने अपनी मेड को कॉन्टैक्ट किया कि आई वांटेड टू बिकम दैट आई वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस मी टू समवन, कि आप मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराओ। ओके। ठीक है? उसके पीछे उसका क्या, उसका थिंकिंग था, क्या वो था, अभी तक वो चीज़ नहीं थी। हुँ। अब मेड ने अपने कोई किसी को बुला के उससे उससे मिलवाया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 2 लोग मिले, आपस में मिलने लगे, थोड़ी हुँ। बात-वात और होने लगी। उसने अपने बताया कि ठीक है, विदिन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उनकी यारी-दोस्ती और बढ़ गई। तो वो मोर फ्रीक्वेंटली मिलने लगे। हस्बैंड को ये बात कहीं न कहीं से भनक लग गई थी कि हाँ, कुछ न कुछ लफड़ा चालू है मेरे पीछे से, मेरी नाक के नीचे से। उसने उस मेड को निकाल दिया, घर से निकाल दिया कि अब तू इस घर में काम मत कर। बट वो जब भी बाहर जाता, उसके बच्चों के स्कूल लेने-देने, तो उसका पीछे से उसके साथ जो है अवैध संबंध भी थे। इन द मीनवाइल क्या हुआ, जब उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़े और हस्बैंड को पता चला कि अब ये बिल्कुल हाथ से बाहर जा रही है चीज़ें और वो, तो उसने क्या किया, उसने उस लड़के के थ्रू मिलके शार्प शूटर्स बुलवा लिए, ओ तेरी की! और एक दिन रात को दे कमिटेड मर्डर, और उस बंदे को रात को सोते हुए उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से यहाँ पे 2 गोलियाँ मारी। तो समझ रहे हैं आप कि चीज़ें किस हद तक जा चुकी हैं कि, और भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक दूसरा केस भी मेरे पास ऐसा ही था, मर्डर का केस था। दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट है। हुँ। हुँ। वहाँ पे एक देयर वाज़ दिस पर्सन, जिसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेसिकली इन्वॉल्वड होके अपने ही पति को उसने मरवाया, और पूरा का पूरा उसको किसी बहाने से बुलाया कि मैं यहाँ आई हूँ। उसने 1-2 दोस्त अपने पहले से रेडी कर रखे थे। उसको मारा-पीटा, और इतना मारा कि फिर उसको स्टैब किया चाकू से कम 8 से 10 बार।
चेस्ट पे, गले पे, इधर-उधर पूरा स्टैब करके उसको तुगलकाबाद फोर्ट में ही वो थोड़ा जंगल से एरिया है, प्रॉपर झाड़ी एरिया, मतलब ये सब दिल्ली के बीच में हो रहा है, आप ये देखिए। और वहाँ पे उसको मार के उसके चेहरे पे पेट्रोल डाल के जला के भाग गए। लोगों ने देखा कि यहाँ कहीं से धुआँ उठ रहा है, बहुत सारे कुत्ते वहाँ पे जाने लग रहे हैं, तब उन्होंने देखा तो चेहरा पूरा जल चुका था, पूरा मतलब शरीर भी काफ़ी हद तक जल चुका था। तब फोरेंसिक जांच कराई गई उसकी, सब कुछ वो करा के पता लग गया। हालाँकि वो लोग जेल में भी गए, अब आज के दिन भी जेल में हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मतलब मुझे देखने को मिले हैं, राइट? हम्म। हाँ जी। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि बंदे ने मर्डर किया हो और आपके पास आके आप उसको एज एन आप उसके लॉयर बन रहे हो? जी, बिल्कुल, करना पड़ता है, बिल्कुल आए तो हैं। बीइंग अ लॉयर ऑन अ हम डेली रूटीन करते हैं। क्या क्या सिनेरियो था, क्या मेंटालिटी थी? मेंटालिटी मर्डरर की, हम्म। कि जब उसने मर्डर किया, देखिए मैं जहाँ तक ये होता है ना कि मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक मैं प्रोफ़ेशनल रहता हूँ। मैं कभी भी उस चीज़ में उसके अंदर नहीं घुसता कि उसकी क्या क्रिमिनल इंटेंशन थी, क्या वो था, क्यों किया भाई, क्या ऐसी वो ज़रूरत थी। देखिए वो मेरा काम है। अगर कोई मेरे पास आता है कि मुझे इस चीज़ में आपकी ज़रूरत है, मुझे आप वो करिए, दैट इज़ माय वर्क, दैट इज़ माय प्रोफ़ेशन टू सेव हिम, टू डिफेंड हिम, राइट? बट यू नो क कि वो गिल्टी है। हमें पता होता है, बिल्कुल। वकील को पता होता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। लेकिन वही बात है, अब हमारा भी एक प्रोफ़ेशन है, हमारा भी एक काम है। अब वो हमारे पास लेके आ रहा है। अब देखिए सर, बोलने वाली बात तो यही है कि मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े लॉयर्स भी हैं जो मर्डरर्स को और सबको वो करते हैं। अभी हाल ही का मैं अगर आपको बताऊँ तो आरजीकर हॉस्पिटल जो है, आरजीकर हम्म। हॉस्पिटल में जो रेप केस चल रहा है, उसमें मतलब कपिल सिब्बल सर हैं। कपिल सिब्बल सर स्टेट को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये वकील का काम होता है, ये करना पड़ता है। हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब 26/11 हमला हुआ, उसमें भी स्टेट ने अपॉइंट किया था, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक वकील को, जो एक बिग बॉस में भी आया था शायद, अब आई डोंट रिमेंबर द हम्म। नेम। मतलब राम जेठमलानी साहब इतने बड़े आदमी हैं कि मतलब हम उनका नाम मतलब कान छुए बिना ले भी नहीं सकते। कपिल सिब्बल साहब, ये सब इतने बड़े लोग हैं। हम्म। लेकिन ये भी आज के दिन वो करते हैं। तो सर ये कहीं न कहीं क्या होता है कि हमारा जो प्रोफ़ेशन है, वो हमको इजाज़त नहीं देता कि हमारे कारण कोई भी आदमी अनहर्ड रहे, कि जिसकी सुनवाई ना हो। सुनवाई कोर्ट में पेश करना, कोर्ट में हम्म। पेशगी होना, हम्म। कोर्ट में हर बंदे को रिप्रेजेंट होना किसी वकील के द्वारा, वो उसका अधिकार है। और अगर वो हमारे पास आता है, तो ये हमारा भी राइट बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको डिफेंड करें, सेव करें, प्रोटेक्ट करें। जुडिशरी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जज को सब पता होता है कि कौन गिल्टी और कौन गिल्टी नहीं है। हम्म। जज को रिलीफ नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे, बट वो हमारा काम है उसको डिफेंड करना। दूसरी पार्टी का काम है उसको, आई एम अ डिफेंस लॉयर, मेरा काम है डिफेंस करना। दूसरी पार्टी का काम है, प्रोसिक्यूटर है, स्टेट है, उसका काम है उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको गलत ठहराना। जज का काम है हम दोनों को जज करना, हम दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको जज करके एक पर्टिकुलर उस पे उतरना, एक जजमेंट पे उतरना कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है। और जज को, जुडिशरी को, बेंच को क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती और किसकी नहीं है, वो जुडिशरी का काम है। तो सब चीज़ों का काम स्पेसिफाइड है। समझ रहे हैं तो आप? ये तो फिर कहना बड़ा ही डिफिकल्ट है कि इंसाफ तो फिर बड़ा ही मुश्किल मिलेगा। अब नहीं क्यों? लेट्स एग्जांपल, कल को आपके पास जो आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक हुँ, है, आपको पता है कि वो गिल्टी है, जी, ठीक है, और आपने उसको एक्विटल करार करवा दिया कोर्ट से, जी। तो आपकी नज़रों में वो इंसाफ है? सर ये देखिए, देखो बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन देना मेरे को देखिए आप। हाँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कानून जैसा है ना, वैसा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। देखो, लॉ को अगर मैं आपको बताऊं, सर, थियोरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। थियोरेटिकल में तो लॉ ये बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, हम्म। ठीक। लेकिन आप मेरे को आज आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, क्या आपको लगता है कि लॉ जो है वो अमीर और गरीब के लिए सेम है? जस्ट टेल मी दिस थिंग। मुझे तो लगता है लो सिर्फ गरीब के लिए, अमीरों के लिए तो है ही नहीं। लॉ लॉ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए तो है ही नहीं। मैं ये कहता हूं, चलो बताओ। हाँ, ये भी फैक्ट बोल सकते हो आप। राइट। अब पोर्शे केस हुआ, ठीक है, पूना में जो पोर्शे गाड़ी का जो गाड़ी पूरा का, हुआ, हाँ, हिट किया था उसने। जो बेचारे, जो एक लड़का और लड़की जिनकी डेथ हुई, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, राइट। जिस लड़के ने, 17 साल के लड़के ने वो एक्सीडेंट किया, जो कम से कम 160-70 की स्पीड पे था, पूरा नशे के उसमें धुत था, जिस लड़के ने वो एक्सीडेंट किया,
उस लड़के को सजा के तौर पे क्या बोला गया कि आप एक 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखो, ठीक है? हुँ। क्योंकि और उसको ना तो जुवेनाइल में, अब प्रोविजन तो ये है ना कि आपको जुवेनाइल में भेजा जाएगा, जो भी 16 साल से ऊपर का है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको प्रॉपर एक जेजेबी बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जेल्स हैं, हर जेल में आप किसी भी तिहाड़ जेल में कहीं पे भी चले जाओ, अलग से एक पूरा जुवेनाइल सेल बना रखा है। तो क्या कोर्ट को ये नहीं बनता था कि वो उनको भेजे? नहीं हुआ। अगर इसके विपरीत अब उसका काफ़ी ट्रोल भी हुआ, जो जेजेबी बोर्ड, कोर्ट तो नहीं हुआ, सॉरी, जेजेबी बोर्ड जो था जिसने ये किया जुवेनाइल कोर्ट ने, उसने उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया पूरा सोशल मीडिया पे, राइट? आपने देखा होगा। अगर वो लड़का-लड़की जिनकी डेथ हुई, अगर वो क्योंकि वो लोअर मिडल क्लास से थे, राइट? अगर वो किसी बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर करोड़ बिज़नेसमैन के अगर कोई होता, जिसको अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ देखने को ऐसा कुछ होता, तो क्या चीज़ें, क्या परिस्थितियाँ सेम रहती? नहीं रहती। देखो, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक दो चीज़ें हैं, जी, ठीक है? कानून की जब भी हम बात करते हैं तो लॉयर्स और पुलिस दोनों साथ आते हैं हमारे लिए, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, कानून की जब हमने बात करी कि भाई कानून गरीबों के लिए नहीं है। हुँ। एग्जाम्पल, पुलिस वाले के अगर पास जाएंगे तो गरीब की वो नहीं सुनेगा, अगेन वो अमीर की सुनेगा, डिपेंड्स ऑन द पुलिसमैन। है ना? डिपेंड ऑन द पुलिसमैन। मैं जी। सबको नहीं गलत बोल रहा कि हाँ जी। बट बहुत सारे, अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूना पोरशा केस ही आप उठा के देख लो, हुँ, ठीक है? कि अगर पुलिस जो चार्जशीट सबमिट कर रही है, जी। कोर्ट में सबमिट कर रही है, उस चार्जशीट में उन्होंने कितने कॉन्फ्लिक्ट रेज कर रखे थे कि कभी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कभी मदर गाड़ी चला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम न्याय की बात करते हैं ना, तो न्याय स्टार्ट होता है उस स्पोर्ट से जहाँ पे सबसे पहले पुलिस पहुँचती है। जी। पुलिस के बाद फिर वो थाने में आता है, थाने के बाद फिर वो लॉयर के पास या कोर्ट में जाता है। तो मुझे लगता है जो न्याय की शुरुआत होती है ना, वो पुलिस से पुलिस से स्टार्ट हो होती जानी है। चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसमें आपको एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। आपको पता है, जैसे मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था, एक मर्डर का केस था, ठीक है? मर्डर हुआ है रात के 1:30 बजे। हुँ, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, हुँ, ठीक है? उस सिटी के। मर्डर रात के 1:30 बजे हुआ है। उस टाइम पे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं उनके पास, कमिश्नर्स आ रहे हैं, मतलब हुँ, बड़े-बड़े इंस्पेक्टर और सब ये लोग आ रहे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि जी बॉडी को उठाओ। लेकिन जो परिवार है, वो परिवार अड़ गया कि हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे। हमें पहले प्रशासन न्याय दे, फिर हम बॉडी को उठाने देंगे। और इस पूरी दौरान क्या है कि वो टाइम निकल गया, कम से कम 14-15 घंटे हो गए, राइट? शाम के 3-4 बज गए। दोपहर के रात के 1:30 बजे हुआ था, शाम के 3-4 के आस-पास बज गए, तब पुलिस ने उनको पूरा समझा के जी हम एफआईआर लॉन्च करवा लो, हम पूरा आपको वो कराएँगे। एफआईआर लॉन्च शाम के 3-4 बजे हुई। सर यू वोंट बिलीव, आप मानोगे नहीं, इस केस में वकील हमको मेरे को पसीना आ गया था ये प्रूव करते-करते, क्योंकि सामने वाला वकील बताऊँ इस चीज़ में क्या करता है कि सर जो रात को 1:30 बजे मर्डर हुआ, सबसे पहले होता है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने उस टाइम नहीं दी, उसके बीच में जो 14-15 घंटे का गैप है, उस टाइम पे क्या कर रहे थे लोग? पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब कहीं न कहीं, कुछ न कुछ चीज़ें बाईपास की जा रही थी, हुँ। या कहीं न कहीं कैसे भी कैसे चीज़ें फैब्रिकेट की जा सकती हैं। सामने वाले वकील को तो बहुत एक अ, म मजबूत पॉइंट मिल गया ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम डिफेंस लॉयर को आती है। तो जो आप कह रहे हो कि सारी चीज़ें सबसे पहले प्राइमा फेसाई जो होता है, सबसे पहले किसी भी केस में पुलिस को बताना चाहिए, अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। कहीं पे भी कोई क्राइम हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले उस क्राइम सीन को सील कर देना चाहिए, ताकि उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना हो सके। ये चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी है। अब आप आरजीकर हॉस्पिटल का जो केस है, वो देख लीजिए। क्राइम सीन को पूरा अगर क्राइम तहस-नहस कर सीन दिया को उन्होंने। वहीं की वहीं पे पूरा का पूरा रिज़र्व किया जाता, पूरा वो किया जाता, तो हमारे पास आज के दिन इतने अच्छे एविडेंसेस होते कि अब तक जो कल्प्रिट्स हैं, जो वो मॉन्स्टर्स हैं, दे वुड बी बिहाइंड द बार्स। एम आई राइट? राइट। इतना ज़्यादा उसके साथ छेड़खानी की गई आपके क्राइम सीन के साथ, जिससे बहुत सारे एविडेंस तो ऐसे ही मर गए। एविडेंस बचे ही नहीं। अब छोटे-छोटे एविडेंसेस को आप अगर कनेक्ट, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, तो भी सर वो पता नहीं लगती हैं चीज़ें। ये एक मेजर लूप होल है, ये एक मेजर वो है जो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या एडवाइस रहेगी फिर एक कॉमन इंसान को कि अगर किसी के साथ कोई भी हादसा हो गया हो, हुँ। तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाए, लॉयर्स के पास जाए, कहाँ जाए वो? सबसे पहले पुलिस के पास जाए। सबसे पहले अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना मिसहैपनिंग हुई है, हुँ, सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दर्ज करवाएँ कि जी मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद आप वकीलों तक या किसी और के पास जाओ। क्योंकि जो आपका सबसे पहले पेपर पे जो चीज़ लिखी जाएगी ना, वो आपके केस के लास्ट तक चलेगी।
चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, अगर हम सेशन कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला पन्ना जो लिखा होगा ना, उसको भी हमेशा कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे सपोज़ कोई गॉड फॉरबिड यहाँ पे कोई क्राइम हो जाता है। सबसे पहले अपन 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे, 112 इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करेंगे। उसमें हम यही बोलेंगे कि हेलो, यहाँ पे जी ये हुआ है। फिर प्रॉपर उस जो डायरी होती है उसमें लिखा जाता है, कॉलर बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, किसी को चाकू मारे गए हैं, ये सब करके। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। ये पूरा फिर थ्रू आउट द केस ये चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले आपको अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए, पुलिस अथॉरिटीज़ को। जनरली ना मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि लॉयर की पुलिस वाले से नहीं बनती और पुलिस की लॉयर से नहीं बनती। हाँ जी। क्या रिलेशन है इन दोनों का और इतनी विपरीत क्यों है एक दूसरे के? लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो चौधर का रोड़ा है। लेकिन हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो भी सिस्टम के आदमी हैं, हम्म, हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। हमारा काम अलग रहता है, उनका काम अलग रहता है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अपील सब पुलिस वाले भाइयों के साथ है और सब वकील भाइयों के साथ भी है कि पुलिस और वकील के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टू सर्व जस्टिस। आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनमें आपस में कभी भी इतना ज़्यादा जब वो जो टसल रहता है, वो चीज़ कहीं न कहीं केस को भी अफ़ेक्ट करती है। हम्म, और अगर पुलिस वाले में कोई ईगो हो गई, अब कोई केस है, किसी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के आया, हम सपोज़ उनकी ज़्यादा वो कर लेते हैं, ज़्यादा क्लास लगवा लेते हैं हम्म, जज साहब के सामने कि जी क्या काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, उस चीज़ को उसको अपनी ईगो पे नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को उसको वेलकम करना चाहिए कि ठीक है यार, अगर वकील साहब ये बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं अपने काम करने में कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत हूँ और मुझे उस पे काम करना पड़ेगा कि ठीक है जज साहब, नेक्स्ट डेट पे मैं ये चीज़ें आपके सामने पेश करके लाऊँगा। ये एक कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन द पुलिस एंड लॉयर। ओके। बट अभी अगर जस्टिस की बात करें तो जस्टिस कैसे मिलेगा अगर देखो अब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक बंदा वो जिसके साथ क्राइम हुआ हो, एक जी, बंदा वो जिसने क्राइम किया हो, जी, दोनों कोर्ट में चले गए, जी। दोनों के वकील बहुत स्ट्रोंग है, हुँ, कैसे जस्टिस मिलेगा फिर? वो जज साहब देखेंगे। बट वही है ना, जज साहब, अब जज साहब बैठे, जज साहब इमोशनली और मेंटली तो कोई डिसीजन ले नहीं बिल्कुल, सकते, वो बिल्कुल। पेपर के बेसिस पे लेंगे, हुँ। कागज जो उन्हें दिए जाएंगे उसी के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो केस को कितने मोड़ तरीके से दिखाया जाता है कि गलत आदमी को इक्विटल करार दे दिया। इंग्लिश में एक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। हम्म, वो हमारा काम होता है कि हम किसको ठीक मतलब वो आपका वकील के ऊपर है, राइट? कि आप उसमें कैसी दलील पेश कर रहे हो, आप कैसे बता रहे हो। आपका जो पॉइंट्स हैं वो सामने वाले के उससे पॉइंट से कितने स्ट्रॉन्ग है और आप कैसे अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला रहे हो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, मैं तो उसको रिलीफ ही दिलाऊँगा ना। उसके लिए मुझे चाहे कितनी मेहनत करना पड़े, चाहे कुछ भी करना तो पड़े। आपके लिए इंसाफ की परिभाषा वो है। दैट इज़ माय वर्क। इंसाफ की परिभाषा तो जज साहब के पास है। जज साहब अगर उनको देखिए कानून अंधा नहीं होता। कानून को सब जज साहब को सब दिखता है। हम्म, वो बोलने वाली बात है कानून अंधा होता है। जज साहब के सामने द मैं यार हमें नहीं पता चलता भाई साहब। जब कोई भी केस हमारे पास लेके आता है हमें हमें पूरा केस का निचोड़ पता लग जाता है कि इसने क्या किया, क्या नहीं किया और ये अगले वाला दूसरे वाला वकील क्या करने वाला है और वो क्या नहीं करने वाला हम्म, और इसमें जज साहब क्या करेंगे। उसमें हमारा एक्सट्रोवर्जन होता है कि हम उस चीज़ को कैसे मोल्ड करके कैसे वो करें। लेकिन एटमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ तो जज साहब ही देंगे। जस्टिस है, जस्टिस तो वही करेंगे ना। ओके। जैसे आपने बहुत सारे गैंगस्टर्स के नाम सुनोगे, बिश्नोई, हाँ ठीक जी। है, नीरज भवाना, ठीक है, इनको जेल में इतनी सारी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो जाती है? देखिए वो तो फिर आप जेलर साहब से पूछिए वो तो तो आप देखो ना, मतलब सिस्टम फिर अब वही वाली बात है ना, हम न्याय हुँ, की बात करते हैं तो न्याय मुझे देखिए लगता है कहीं है नहीं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जेलर साहब पे। अगर आपकी जेल का जेलर स्ट्रॉन्ग है ना, हम्म, तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक छोटी-सी सुई तक की स्मगलिंग नहीं हो सकती। वो सब जेलर के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी जो जैसे मुलाकात के दौरान आते हैं या कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कहीं न कहीं स्मगलिंग करके कितना फ़ोन आता है छोटा-सा, बिल्कुल हम्म, छोटा-सा। उसके भी बहुत डिफरेंट तरीके हैं कैदियों तक पहुँचाने के और कहीं न कहीं से पहुँच जाते हैं। बट अगर जेलर स्ट्रिक्ट है तो सबसे बढ़िया बात क्या आता है, जेलर आते ही सबसे कहता है कि भाई एक टावर लगा दो, फ़ोन का टावर। हम्म, उस फ़ोन के टावर से उसके नियरेस्ट जो भी साइबर सेल होता है या साइबर थाना होता है उससे कनेक्ट करवा देते हैं। अगर जेल के प्रीमाइसेस से कोई भी कॉल, अननोन कॉल अगर कहीं पे भी बाहर जाती है, तो तुरंत वो साइबर क्राइम जो थाना होता है, नियरेस्ट साइबर क्राइम थाना, उसको पता लग जाता है।
वो रिपोर्ट कर देते हैं कि ये है। फिर जेलर साहब अपनी पे उतरते हैं, सबकी हम्म, ड्रिल, सबकी वो, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें करके पता लगा लेते हैं। बट वही है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज़ के तरीके हैं। पकड़े भी जाते हैं, स्मगलिंग करके ले भी आते हैं अंदर, अंदर से पूरा वो भी चल रहा है, सिस्टम भी चलता है उनका, है ना? सारी चीज़ों के अपने अपने वो हैं। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? लॉयर तो एक सिंपल सा वो है कि अगर आप आज के दिन किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, या आप लॉ के फर्स्ट ईयर के अगर भी छात्र हैं, तो आप लॉयर कहलाओगे। लेकिन एडवोकेट वो होता है जो बार में रजिस्टर हो, हु कैन प्लीड इन द कोर्ट। अ लॉयर कैन नॉट प्लीड इन द कोर्ट, एन एडवोकेट ओनली प्लीड इन द कोर्ट। ओके। समझे? कभी कोई आपकी लाइफ का ऐसा केस आया जिसको आप चाह रहे थे कि मैं इसको एक्विटल करवा दूं, लेकिन फिर आपका अंदर से मन जाग गया कि नहीं यार, इसको तो सजा होनी ही चाहिए? देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। ये थोड़ा-सा मतलब कहेंगे तो कंट्रोवर्शियल भी है, बट मैं ये एक चीज़ कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने प्रोफ़ेशन से बढ़ के अपने ज़मीर को लेता हूँ, और लेना भी चाहिए। हम्म। मेरा ज़मीर ये कहता है कि जब से मैंने वकालत की दुनिया में कदम रखा था, जब से मैंने एक चीज़ ठानी थी, या एक चीज़ का मैंने प्रण लिया था कि मैं 3 लोगों के केसेस कभी नहीं लूँगा। एक जो रेप एक्यूज़्ड हो, जिसने रेप किया हो, दूसरा जिसने डाउरी डेथ की हो, और तीसरा जो एसिड अटैकर हो। अगर ये मेरे पास आएँगे और कहेंगे कि सर प्लीज़ सेव, अगर वो मेरे पास आके कबूल करते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ सर हमने किया है, उन लोगों को मैं कभी सेव नहीं करूँगा। ये मेरा ज़मीर बोलता है, ये मेरा कॉन्शियंस बोलता है। इसके लिए अगर मुझे अगर अपने प्रोफ़ेशन को भी सेट असाइड करना पड़े तो मैं कर दूँगा, बट मैं अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जा सकता। बशर्ते वो मुझे ये पता हो कि उन्होंने किया है। अगर कोई ये, मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, हमें तुरंत पता लग जाता है कि इसने ही इफ ही हैज़ कमिटेड द क्राइम और नॉट, हमें पता लग जाता है। हम्म। हालाँकि एक वकील का मैंने बताया, वकील का एक कर्तव्य बनता है अपने क्लाइंट को सेव करना, लेकिन वो वकील का ज़िम्मेदारी या फिर वकील का पर्सनल चॉइस होती है कि पर्टिकुलर केस को लेना या नहीं लेना। वो मेरा ज़मीर है कि मैं वो केस नहीं लूँगा, लेकिन कल को कोई भी स्टेट या कोई भी मेरे को किसी पर्टिकुलर ऐसे केस को अपॉइंट करने के लिए करती है, तो मुझे करना पड़ेगा, राइट? ओके। लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस तक बात आए, जब तक मैं डिफेंस लॉयर हूँ, जब तक मैं अपने केसेस खुद टैकल करता हूँ, खुद हैंडल करता हूँ, खुद लेता हूँ, तो मैं ऐसे 3 लोगों को कभी सेफ नहीं करूँगा, मैं उनको कभी डिफेंड नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी कुछ 3 आई थिंक लॉ चेंज हुए हैं क्रिमिनल्स के। जी। वो आई थिंक आईआरसी नहीं, एंड आईपीसी, जिसको आईपीसी। पहले इंडियन पिनल कोड हाँ। बोलते थे, अब उसको बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी होता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको बोलते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या चेंजेस किए हैं इसमें? देखिए, चेंजेस काफ़ी हद तक अगर मैं बताऊँ तो ठीक भी था करना, क्यों? बट हम्म। इतनी काफ़ी हद तक ठीक भी था करना, बट जो उन्होंने बेसिकली सरकार ने जो उसको बड़े ही मिसमैनेज तरीके से किया, वो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा लूपहोल छोड़ के गया उसमें। मैं आपको बताता हूँ क्यों? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून थे, आईपीसी 1860 में पास हुआ था। उस टाइम पे ये बोला जाता था कि 8 ऐसे एनिमल्स, जो 8 एनिमल्स हैं, अगर आप उनकी चोरी करते हैं, तो आपके ऊपर ₹50 का जुर्माना होगा। हम्म। वो 8 एनिमल्स, एलिफेंट, डॉग, म्यूल और ये सब होते थे, काऊ, ऑक्स। उस टाइम पे एलिफेंट और इन सब की बहुत 1860s में एलिफेंट की बहुत कीमत होती थी। बिल्कुल। वो प्रोविजंस आज के दिन भी चलते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार आज के दिन अगर आप किसी का कुत्ता चुरा लो या किसी का वो कर लो, वो बेशक पेटा और जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट और ये सब है, इनके अंडर लायबल होगा, लेकिन उसके ऊपर जो पहले का सेक्शन 428 था, वो भी लगता था कि ₹50 का। हम्म। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई भी आप इलेक्शंस में किसी भी तरह का कोई भी एम्बेजलमेंट करते हैं, और जिससे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, तो आपके ऊपर ₹500 का जुर्माना लगेगा। आप आज के दिन किसी एमएलए के एक इलेक्शन में वो करा दो। अब लो मेरे को कहो कि आपको किसी एमएलए एमपी के इलेक्शन में एम्बेजलमेंट करना है, हम्म। मैं कर दूंगा और कहूंगा कि लाओ ठीक है, लाई कर दो ₹500 का फाइन मेरे ऊपर। वो चीजें चलती आ रही थी। इलेक्शन कमीशन रूल्स अलग से बने, वो अलग बात है, समझ रहे हैं?
लेकिन ये चलती आ रही थी कि भाई 500 रुपए के ऊपर भी आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा। इन सब चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने इन प्रोविजंस को चेंज किया, इसलिए वो नया कानून बना के लेके आए। और फिर एक प्रॉपर एक थिंकिंग थी, और जो कि ठीक भी थी, कि भाई हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों पे क्यों चलें? जब आज के दिन हम इतने सशक्त हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हमें पता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, और हमें पता है कि हम किस चीज़ में किस चीज़ को अपनी बेटर प्रशासन, बेटर रूल हम कैसे करें, हमें पता है वो चीज़ का करना, तो हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने नए कानून बनाएँगे। ओके। आप भी करंटली इतने सारे नए केसेस अभी देख रहे होगे, लाइक जी। न्यूज़ में भी चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल वाला केस था या पुणे पोर्शे केस था। हुँ। आपको ऐसा लगता है कि लॉ का मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा आज की डेट में? देखिए, काफ़ी हद तक हो रहा है। अगर आप किसी भी शहर के किसी भी कोर्ट में चले जाओ, ठीक है? पुलिस पेश करने के लिए क्रिमिनल्स को लेके आती है, जो मतलब बेसिकली जेल में होते हैं, जेल से उनको कोर्ट के हवालात में ले जाया जाता है, ताकि उनका पूरा दिन के उस पे टाइम पे जब उनकी पेशी होती है, तो उनको पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के हुँ। प्रॉपर, राइट? आप उन बंदों में से देखना, 90% बंदे आपको, 90 भी सॉरी 95% बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप, वो दिख जाता है, मतलब दिख एक जाता है। प्रॉपर जिसको कहें एक ठीक-ठाक, जो एक वेल ऑफ आदमी जिसको कहें, वो ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं। ऐसे मिलेंगे बिल्कुल जेब कतरे टाइप के, हुँ। राइट? ब्लेड से क्राइम करने वाले टाइप के लोग। तो मतलब जो प्रॉपर वो हैं वैसे नहीं देखने को मिलेंगे। 95% आपको बिल्कुल नीचे तबके का जो एक आदमी होता है समाज का, वो दिखेगा, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक बेटर टारगेट होता है पकड़ने के लिए, राइट? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा। साइबर क्राइम आज के दिन पूरा वो चल रहा है, ठीक है? मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो ये बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इनकी 10-12 हज़ार सैलरी आती है। इनकी भी सैलरी के पूरे-पूरे कट लगते हैं, और जो कट मारते हैं, ऐसे-ऐसे जो लोग बेसिकली साइबर फ्रॉडस्टर हैं, जो प्रॉपर किंग पिन्स हैं, व्हिच आर एक्चुअल द बिग शार्क्स, वो आपके एमिलियाज़ कैमिलियाज़, मंगोलियाज़ जैसे फ्लैट्स में बैठे हैं, और जो उन लोगों को अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं, बेचारे नीचे तबके के बेचारे गरीब लोग, उनको पकड़ा जाता है कि इन्होंने अकाउंट्स प्रोवाइड किया, वो लपेटे जाते हैं, वो जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो किंग पिन है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों? ये कितना बड़ा ये इतना इतना बड़ा लूप होल है। और जो ऐसे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जो बेचारे अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये भी नहीं पता, जो बिग शार्क्स बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो उनके भाई-बहनों जैसे उनके तबके के लोगों, समाज के लोगों के पैसे, चंद-चंद पैसे इकट्ठा कर के अपने 25-25, 30-30 करोड़ के फ्लैट्स में बैठे हैं। ये एक मेजर लूप होल है। तो आप बताइए, ये कहाँ का जस्टिस? जस्टिस कम है, मिसयूज़ ऑफ लॉ ज़्यादा है। वही ना, तो है तो। मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था 2024 का, जिसमें ये मेंशन था कि आई थिंक मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, बिल्कुल, एंड जिसमें से मोर देन 70% ऑफ केसेस क्रिमिनल केसेस। क्या बिल्कुल, टेक है आपका? बिल्कुल। क्या, क्यों इतने केसेस पेंडिंग्स हैं? क्या रीज़न लगता है आपको इन चीज़ों के पीछे? देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं स्टेट के ऊपर उठाना चाहूँगा। हुँ। क्योंकि जितने ज़्यादा जजेस की नियुक्ति होगी, उतने ही पेंडेंसी जो है कम होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन 34 जजेस हैं। हाई कोर्ट में, पूरे इंडिया के अगर हाई कोर्ट्स की बात करें ना, तो करीब-करीब 800 के आसपास हाई कोर्ट जजेस हैं, हुँ। और 35-40 हज़ार के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं। हुँ। तो एक मोटा-मोटा फिगर लगाओ, आप सपोज़ 40 हज़ार जजेस हैं, और 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। तो उनके आप ये ऊपर देखो कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है। अब वो अगर बहुत जल्दी-जल्दी निपटाने लगे, तो लैक ऑफ एफिशिएंसी होगी। अच्छे से जस्टिस नहीं भी मिल पाएगा, क्योंकि जज भी तो एक आदमी है। करेक्ट। वो एक दिन में 200 फाइल्स, 300 फाइल्स पे कैसे जजमेंट पास कर देगा? उसका भी एक वो है कि एक दिन में 50, 60, 70, 80 इस टाइप से ही कर पाएगा। अगर उसको आप और बर्डन कर दोगे, एक दिन में 5000 फाइल्स दे दोगे, तो ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर जस्टिस, क्योंकि है तो इंसान ही। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि एक हैसल फ्री और एक फ्रिक्शनलेस वर्क चल सके, और थोड़ा-सा स्पीडी प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हो सके। तभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी आया था, जिसपे ये मेंशन किया था, जुडिशरी इन अंडर क्राइसिस। आई बिल्कुल, थिंक दिस इज़ बिल्कुल। द मेन रीज़न। वन ऑफ द मेन रीज़न। और भी बहुत सारे वो हैं एक जो कि केस की ड्यूरेशन क्या होती है? जैसे मार्टिन लूथर की एक कहावत है ना, हाँ, जस्टिस डिलेज इट जस्टिस डिनाई। जी। तो क्या लगता है आपको? हमें ये तो पता लग गया कि भैया कोर्ट में जाएँगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हुँ। केस चलेगा हमारा 2-4 साल, 5 साल। आपको क्या लगता है एक केस की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए?
सर केस की ड्यूरेशन डिपेंड डिपेंड करती ऑन है, केस टू केस। डिपेंड कर ऑन केस टू केस हाँ। एंड डिपेंड ऑन वकील टू वकील। हम्म। अगर कई बार बीइंग अ डिफेंस लॉयर अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं कोई ना कोई पिटीशन हाई कोर्ट में लगा दूंगा, निचली कोर्ट में डेट मिल जाएगी। अगर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ को आगे खींचना है ताकि पार्टीज का आपस में ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम्म। तो मैं एमिकेबली उनसे बात करने का जो मीडिएशन प्रोसेस है वो अलग से चला दूंगा, कोर्ट में मैं मीडिएशन की वो ले आऊँगा। हम्म। डिपेंड करता है वकील से, वकील टू वकील कि वो आपका आप अपने क्लाइंट को कैसे रिलीफ दिलाना चाहते हो। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपने थोड़ा सा फास्ट स्पीडी तरीके से काम करती हैं, जिसमें आपके एविडेंसेस जल्दी होंगे, आपके जो क्रॉस होती है, चीफ होते हैं, ये सब जो कोर्ट के टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी, आर्गुमेंट्स की जल्दी-जल्दी डेट लगाएँगे हम्म। ताकि एक आपको एक स्पीडी तरीके से न्याय मिल सके। Okay. आज की डेट में बिकॉज बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, आज की डेट में आपको क्या लगता है, लाइक कौन सी एज के केस ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं आपके पास में? कौन-सी ऐज के केस हाँ। बेसिकली? देखिए, इस चीज़ का तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के केसेज़ हैं, हम्म। डिफरेंट लोग इन्वॉल्वड हैं, है ना? अब ऐसे तो ऐसे कोई एज ऐसा कोई ऐज ब्रैकेट का नहीं है? नहीं, ऐज और ब्रैकेट कौन सी कोई नहीं। क्लास के जनरली केस रजिस्टर्ड है, लाइक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल मिडिल क्लास? क्लास वगैरह के ज़्यादा होते कौन हैं। से हाँ, किस कौन देखिए सी अपर कैटेगरी के? क्लास के भी होते हैं, अपर हाँ। क्लास का डिपेंड ऑन द केस टू केस ना। अब अपर अपर क्लास वाला जो है वो किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ के अभाव में है और वो जस्टिस के लिए आ रहा है, तो हम उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। ओके, और मिडिल क्लास के कौन से केसेस जनरली आ रहे हैं आपके पास में? ऐसा डाइवर्सिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। बहुत बहुत वाइड है ये चीज़ें, मतलब इट विल बी मतलब वेरी टफ फॉर मी टू टेल यू। ओके। हाँ, हमने ना मूवीज वगैरह में बड़ा देखा है कि जज साहब जैसे किसी को अ, फांसी की सजा सुना रहे हैं या उम्र कैद सुना रहे हैं, तो कलम तोड़ देते हैं वो। हाँ जी। तो ये वो होता है, हकीकत है? हाँ, ये होता तो है, बट ये आपके उम्र कैद की सज़ा पे नहीं होता, ये ओके। फांसी की सज़ा पे होता है। क्योंकि जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो उस टाइम कलम को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम्म। ये कंसिडर किया जाता है, ये माना जाता है कि इस कलम पे अब किसी का मतलब खून सम्मिलित है, बेसिकली देखा जाए तो। ओके। क्यों किसी की आप जान ही ले रहे हो ना। आपका एक सिग्नेचर किसी की जान ले रहा है, तो नाउ दिस ये कलम उतनी प्योर नहीं रही, उतना उस योग्य नहीं रही कि ये किसी और चीज़ को वो आगे जाके किसी और चीज़ को पास करे, तो इसको तोड़ दो यहीं पे ही। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें आपने फांसी कराई हो किसी को? अभी हाल-फिलहाल में केस चल रहा है, उसके लिए मैं बिल्कुल क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूँ, तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट का जो है भाई का थोड़ा मर्डर सा हुआ कुछ था। बता सकते हो इसके बारे में? देखिए वही था जो मैंने अभी पहले जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि रात के 1:30 बजे वाइफ़ ने ही जो है ओके, अच्छा। वाइफ़ ने ही अपने हस्बैंड को शार्प शूटर्स के थ्रू मिलके हम्म। वो मरवाया उसको। तो उसके केस में वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस पे हम तो कोर्ट में गुहार लगाएँगे कि फांसी की सज़ा हो, राइट? ओके। अभी गुड़गांव का आई थिंक 7-8 महीने पहले हो गया, जैसे अभी ये डेटिंग का बड़ा वो चल रहा है, जी, कंट्रोवर्शियल चल रहा है, फेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं लड़कों पे। ठीक बिल्कुल। है, और उसमें मैं तो ये देख के शौक था कि पुलिस भी इन्वॉल्व थी उस केस में। देखिए, सिर्फ़ गुड़गाँव का ही नहीं कहूँगा परम जी मैं, लेकिन ये मतलब इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट चल रहा है ये चीज़। मैं आपको ना केस बताता हूँ, जी, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। एक लड़की, एक ही उसने नाम से 3 स्टेट में एफआईआर करा रखी है, ओके। एंड पुलिस वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस होल इंसिडेंट। आई डोंट नो, मैं सब पुलिस को फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जी, जी। केस 9 महीने पहले गुड़गांव का ही है। आई हुँ, थिंक विनीता, उस लड़की विनीता आई कुमारी में भी डोंट नाम था उसका। हाँ, हाँ, आई डोंट वांट टू उसने टेल दैट। 3 जगह सेम सेम वही एलिगेशन लगाए, फेक एलिगेशन। लड़की क्या करती थी, डेटिंग ऐप पे गई, ठीक है, वहां से जिसके साथ भी उसको जाना था होटल गए, और पीछे से पुलिस छापा मार रही है। जी, अब मैं आपको बताऊँ इसमें, हम्म। आपने तो बताया एक लड़की 3 अलग-अलग स्टेट में 3 जगह एफआईआर करा चुकी है। मैं बताता हूँ आपको, एक लड़की आपने बताया एक लड़की 3 अलग-अलग स्टेट्स में हम्म। लोगों पे एफआईआर करा चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़की एक ही शहर में 1-2 थानों के आस-पास ही इतने मल्टीपल टाइम्स लोगों के ऊपर केस करवा चुकी है, लोगों के हम्म। ऊपर फेक रेप एलिगेशंस लगवा चुकी है। अब वो क्या करती है, सपोज़ फेक डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिली। अब जिस भी लड़के से मिली है, उसके ना पास वो कहीं चलेगी, भी उसके घर जाएंगे, पे हाँ। चलेगी, ठीक है, दोनों ने दे स्पेंड गुड टाइम टुगेदर एंड ऑल। उसके बाद आते ही उसको बोलती है कि या तो मुझे दे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी, अदरवाइज़ मैं थाने में एफआईआर करूँगी। हम्म। वो दे देता है। नेक्स्ट डे अगले ही दिन
किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व होके वही 2-3 लाख रुपए वहीं से मांग रही है, और इसमें प्रॉपर पुलिस वाले का कट चल रहा है, पुलिस वालों का बेसिकली। बाप रे। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, और ऐसे कर करके वो करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए तक कमा चुकी थी, और उसके साथ साथ जिसका कमीशन उस पुलिस वालों का और इनका जाता था वो खुद कमा चुके थे। ना मैं आपको नेम बताऊंगा, ना मैं आपको सिटी बताऊंगा, ना मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन ऐसे चीजें भी चल रही हैं। अब मुझे ये बताओ फिर क्या, कैसे जस्टिस मिलेगा, क्या होगा इस देश का? चल रहा है, अब यही चल रहा है भाई साहब। अब आप बताओ, इतने हर तरीके से इतने अलग अलग चीजें निकाल के, इतना एक पूरे इंडिया में इतने प्रिविलेंट तरीके से ये चीजें चल रही है, नॉट ओनली डेटिंग स्कैम्स, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें। तो मेरे वाले केस में तो विटनेस भी था। अच्छा एक चीज मेरे को और बताओ, और ये आप वाला केस? नहीं नहीं, जो मैं अभी आपको केस बता रहा था अच्छा ना, अच्छा अच्छा उस वाले केस में विटनेस भी था। अच्छा। ठीक है, विटनेस को उल्टा लटका दिया। हाँ मतलब आप समझ रहे हो, हाँ एक बंदा वो जिसने क्राइम किया, जी, एक बंदा वो जिसके साथ क्राइम हुआ, क्राइम हुआ, दूसरा तीसरा बंदा वो जो सिर्फ क्राइम को दूर से देख दूर रहा से देख रहा, था। उसको उल्टा लटका दिया। उसको उल्टा लटका दिया। मतलब क्या चल क्या रहा है? अच्छा वैसे अगर आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की कभी बात करो तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, आशाराम वाले केस में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे विटनेस के ऊपर भी थ्रेट किया बिल्कुल गया थ्रेट है। किया जाता है, बिल्कुल। बहुत ये देखो, एक बात बताओ, एक छोटा सा आपको वो बताता हूँ। कोई क्राइम हुआ है, विटनेस की गवाही होनी है। हम्म, अब कंप्लेनेंट कुछ और बोलता है, एक्यूज के वकील कुछ और बोलते हैं, सारा सब कुछ वो चला जाता है। मेन केस की जो बुनियाद होती है ना, वो विटनेस के ऊपर होती है। जिसने बेचारे ने कुछ किया जिसने भी बेचारे नहीं। ने कुछ किया ही नहीं, जिसने बस देखा हाँ, है ना। अब उसका सिर्फ कसूर ही ये है कि उसने देख लिया है। अब उसने जो विटनेस जो गवाही देगा, वो दूसरी पार्टी के लिए भी दुश्मनी मोल ले रहा है, और अगर गवाही नहीं देगा तो इस पार्टी के लिए भी दुश्मनी मोल ले वो रहा है। मरना तय है उसका। तो कभी कभी हम्म, गलत चीजें देखना भी गलत हो जाता है, समझ रहे हो आप? एक्चुअली। हाँ, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम वैसे है, और विटनेस को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया भी जाता है। आपकी जब भी कोई गवाही की डेट होती है, कुछ भी होती है, तो उससे पहले आपको प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन, एसएचओ का वो होता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाते हैं, और आपको प्रॉपर पीसीआर आगे पीछे पूरा एक कॉन्वॉय बना के लेके जाते हैं, और प्रॉपर एक कोर्ट में भी एक अलग सेपरेट जगह पे उसको रखा जाता है। जब जैसे उसकी बारी आती है तो उसको कोर्ट रूम तक लेके जाते हैं, फिर वापिस उसी प्रोटेक्शन के तहत उसको घर पे छोड़ा जाता है। तो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का वो है। बट ये बहुत ऐसे केसेस में किया जाता है जो बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत संजीदे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कि उनकी गवाही होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल छोटे मोटे ये पॉकेट मार और इन सब उसमें नहीं रहता है ना, नहीं है। छोटे मोटे केसेस में नहीं होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई थ्रेट आया हो कि आज कोर्ट मत चले जाना केस को अटेंड करने? नहीं, थैंकफुली मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन क्लाइंट्स के साथ हुआ है, हाँ, और उनको बोला है। मैं क्या मतलब फ़ोन आए हैं क्लाइंट्स को कि आज वो गवाही है कि तुम्हारी परसों, तो जाना मत। बड़े प्यार से बोलते हैं कई बार तो ये लोग। लेकिन मैं ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं क्या, देखो, एक जस्ट एक कोर्ट सिस्टम पे भरोसा रखो, एक कानून पे और सारी चीज़ों पे एक भरोसा होना चाहिए। फिर हम उनको विटनेस प्रोटेक्शन दिलवा के उनको बेशक कोर्ट बुलाएँ, लेकिन बुलाते ज़रूर हैं। मेरे को थैंकफुली नहीं आया है, और क्योंकि मैंने देखो सर, मैं एक चीज़ में बड़ा हुँ, सॉर्टेड चलता हूँ। हर जगह लोगों में उठ-बैठ है, हर तरह के लोगों में उठ-बैठ है, हर तरह के लोगों के साथ मेरा एक अपना एक भाईचारा है, अपना एक वो है, अपनी एक यारी दोस्ती, अपना एक प्रोफ़ेशनलिज़्म है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से जीता हूँ, और आप सभी वकीलों से भी एक गुहार है कि आपको वकालत जो लोग कर रहे हैं, वकीलों को एक थोड़ा-सा सॉर्टेड तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि आपका काम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, राइट? आपके काम को आप प्रोफ़ेशनल तरीके से लो, और क्योंकि आप किसी को कोर्ट में डिफेंड कर रहे हो तो वो आपका काम है, वो आपका वर्क है। इसमें दूसरी पार्टी को भी वो नहीं सोचना चाहिए कि यार ये हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। हुँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका वकील आपका काम करेगा। अगर आपका वकील अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप वकील चेंज करो, या दूसरे किसी और वकील को लेके आओ जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो और भी ज़्यादा अच्छी पैरवी करे। वो शायद मेरे से अच्छी पैरवी करे कोर्ट में। अगर मेरे को नहीं लग रहा है तो समझ रहे हो आप, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, ओके। तो वकील का कभी भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होना, जैसा मूवीज़ में दिखाते हो, जो कि एक्चुअल में भी होता है। हुँ, थ्रेट्स और ये सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट मेरा ये चीज़ मानना है कि वकील का इसमें कोई एज़ सच कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वकील तो अपना एक काम करता है, राइट? और वकील का वो पेशा है, वकील का वो प्रोफ़ेशन है, अपने क्लाइंट को सेव करना, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, क्योंकि वही चीज़ आपका वकील भी तो आपके लिए कर रहा है। सर काफ़ी मुद्दे डिस्कस कर लिए। मैं थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशन की बात कर लेता हूँ आपसे, जी, बिकॉज़ जिस मुद्दे पे आप हो एज़ ए क्रिमिनल एडवोकेट हो, तो क्या वकील पैसा कमा पा रहे हैं? बिल्कुल कमा पा रहे हैं, कितना बिल्कुल कमा कमा। पा रहे हैं? देखिए, वकीलों के लिए पैसे की कोई बुनियाद नहीं है, पैसे का कोई
अंत नहीं है। मैं आपको अब अपना तो क्या ही बताऊँ, लेकिन आपको एक छोटा-सा चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक जितना एक हाई कोर्ट जज 1 महीने की सैलरी लेता है, उतना मैं 1 बेल का कमाता हूँ। और कितनी अब बेल आप कराते हो महीने में? ये भी बताओ। वो डिपेंड करता हाँ, है ना? डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट जेन लॉयर्स हैं। तो देखिए, अब जैसे कपिल सिब्बल साहब हैं, जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होगी, उसकी 10 टू 15 टाइम्स कपिल सिब्बल साहब एक बंदे की बेल का पैसा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? हुँ, तो ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो एडवोकेसी आज के दिन एक इतना फ़ैसिनेटिंग प्रोफ़ेशन है, एक इतना इमर्जिंग प्रोफ़ेशन है कि घर-घर में से बच्चे जो हैं वकालत की तरफ भागने लग रहे हैं। और जो पहले की एक थिंकिंग थी, जो एक ऑर्थोडॉक्स और कंज़र्वेटिव थिंकिंग थी कि भाई जिसके पास कुछ नहीं होता वो वकालत करता है या वो वकील बनता है, आज के दिन वो नहीं है। आज के दिन अगर आपके माइंड में, अगर आप एक स्टार्टअप भी अगर आप खोल रहे हो, तो सबसे पहले आप एक लॉयर सिक्योर करोगे सर। एम आई राइट? राइट। एक कोई भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप आपका जो भी आस-पास में कोई लॉयर होगा, कोई एडवोकेट होगा, तो आप उसको दिखाएँगे, भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक बार देखना। हुँ, और जो पहले जो चीज़ें थी, पहले जो ये कोर्ट जो सिस्टम था, जो जुडिशरी सिस्टम था और बेसिकली जो कोर्ट की वर्किंग थी और वो था, वो आज के दिन बड़ी अलग तरीके से चल रही है। और इस प्रोफ़ेशन में आज के दिन लोग जितने ज़्यादा संख्या में आने लग रहे हैं, वो वाक़ई में एक गेम चेंजर चीज़ रही है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि कानून सच में अंधा है। क्या जी। कानून सच में अंधा है? देखो, थ्योरेटिकली कहें तो बिल्कुल कानून अंधा है, लेकिन प्रैक्टिकली कहूँ तो कानून को सब दिखता है। ओके। कानून को सब दिखता है। जज साहब को सब दिखता है, वकीलों को सब दिखता है। सबको पता होता है कौन कितने पानी में, किसने क्या क्राइम किया, किसने नहीं किया है। बट डिपेंड्स कि आप पेश कैसे कर रहे हो केस को, आप अपने तरफ से अपने क्लाइंट को कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, सामने वाला कैसे कर रहा है, दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। डन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हर चीज़ का आपने बड़े ही तसल्ली से जवाब दिए थैंक यू। और ऐसा नहीं कि आप बायसेस हुए, आपने बिल्कुल जो क्लियर पिक्चर है हमारे कानून की आपने वो दर्शाई और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस यहाँ तक देखते-देखते पहुँच गई होगी तो पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, उनके लिए यही एडवाइस है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉ एक इतना इमर्जिंग करियर है। 2012-13 के आसपास कुछ 14-15 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स थे जो क्लैट का एग्ज़ाम लिखते थे, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे लॉ इतना फैंटेसाइज़ नहीं किया जाता था, हुँ। इतना नहीं माना जाता था लॉ को। आज के दिन कम से कम डेढ़ 2 लाख वो कर रहे हैं। और अगर मैं, ये तो बात है क्लैट की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो पूरे इंडिया में होता है उसकी। आज के दिन 1 साल में करीब-करीब 1725 लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें से 4 लाख लॉयर्स पास आउट होते हैं 1 साल में। तो आप एकदम से इतना समाज के एकदम फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हो और एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में हो जिसमें आपको हमेशा एक पहली चीज, कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। स्टार्टिंग में चाहे छोटा काम आए, बड़ा काम आए, हर काम को करो अगर आप एक लिटिगेशन में जाना चाह रहे हो। बढ़िया सर, यही विशेष चाहिए बेसिकली तो। तो सर बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।